नमस्कार दोस्तों, ब्रिजेश क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसमें हम लोग सामान्य हिंदी के तहत हिंदी के व्याकरण का अध्ययन करेंगे। पूरा हिंदी का व्याकरण, हिंदी के व्याकरण में जहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और हम कोशिश करेंगे कि वो सारी जानकारी आप लोगों को हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाए। तो सामान्य हिंदी में व्याकरण से तमाम तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि व्याकरण क्या है। पहले हम जानते हैं कि व्याकरण क्या है। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण की अगर हम बात करें तो व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा की शुद्धता का नियम बताता है। अगर हमको किसी भाषा के व्याकरण की सही जानकारी नहीं है तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि उस भाषा को शुद्ध रूप से कैसे बोला जाता है, शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाता है। तो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र होता है जो किसी भी भाषा की शुद्धता को पूरी तरीके से बताता है। अब सामान्य हिंदी में अगर हम व्याकरण की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आता है वर्ण। सबसे पहले आता है वर्ण। अब वर्ण को अगर हम देखें तो वर्ण जो है वो व्री धातु से बना है। इस व्री धातु का अर्थ अगर हम जानना चाहें तो इसका अर्थ होता है वर्ण करना। वर्ण करना या चुनना। आगे वर्ण की अगर हम बात करते हैं, इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि भाई वर्ण क्या है, तो वर्ण जो है किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जो भी भाषा होगी वो वर्ण से ही उसकी शुरुआत होगी। बिना वर्ण के कोई भाषा हो ही नहीं सकती है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को हम वर्ण के नाम से जानते हैं। तो अब वर्ण हो गया। वर्ण के बाद बात आती है वर्णमाला की कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला क्या है? तो वर्णमाला हम किसको कहेंगे? तो सीधी सी बात है, वर्ण किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई और उसकी माला। वर्ण किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। माला का मतलब एक व्यवस्थित समूह। हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वर्ण का व्यवस्थित समूह। वर्ण का व्यवस्थित समूह
वर्णमाला कहलाता है। वर्ण का या वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। यह वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होगा उसी को हम वर्णमाला कहेंगे। आगे अगर हम बात करें वर्णमाला की, तो वर्णमाला दो प्रकार की होती है। हिंदी में जो वर्णमाला होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन। अब स्वर की अगर हम बात करें, स्वर का अगर हम विभाजन करते हैं तो स्वर को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है मूल स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है पुल्ल स्वर। मूल स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्ल स्वर। अब मूल स्वर का एक नाम और लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर और ह्रस्व स्वर। अब इस मूल स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे या कौन कौन से अक्षर आएंगे? तो छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, री। तो मूल स्वर में जो भी वर्ण आएंगे ये चार वर्ण आएंगे। ये चार तरह के वर्ण जो है मूल स्वर में आते हैं। दीर्घ स्वर की अगर हम बात करें कि भाई दीर्घ स्वर क्या है, तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ऊ, आओ, ये आता है। पुल्ल स्वर के अंतर्गत पुल्ल स्वर आप देखे होंगे, जैसे मान लीजिए ओम लिखा है, ओम ऐसे लिखा जाता है। तो ओम ये ओ है और ये तीन के आकार का जो बना हुआ है ये यही इसका संकेत है कि पुल्ल स्वर का जो संकेत है यही तीन के आकार का जो बना हुआ वर्ण है यही पुल्ल स्वर के आकार को हमको बताता है कि भाई ये पुल्ल स्वर है। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि पुल्ल स्वर क्या है। तो यही तीन तरह के स्वर हमारी हिंदी की भाषा में प्रयोग होते हैं। अब दीर्घ स्वर की बात अगर हम करें तो मूल स्वर की अगर हम विशेषता की बात करें तो इसके जो उच्चारण का समय है वो एक मात्रा का, जो मूल स्वर होता है उसका जो उच्चारण समय होता है वो एक मात्रा का। मतलब एक मात्रा काल से मतलब यहाँ इससे है कि एक बार पलक आपकी मुन के खुल जाए तो वही एक मात्रा काल का समय होता है। देख लीजिए जैसे इसका हम उच्चारण करते हैं तो जैसे हम इसका उच्चारण करते हैं अ, यहाँ बड़ी
बन गई थी। इसका उच्चारण हम जैसे करते हैं अ ई उ री, तो इसके जो उच्चारण का समय लग रहा है लगभग उतना समय लग रहा है कि मतलब एक बार पलक बंद होकर जितनी देर में खुल जाती है उतना समय इसमें लग रहा है, और इसी समय को हम एक मात्रा काल के नाम से जानते हैं। तो अगर हमसे ये पूछा जाता है कि भाई मूल स्वर, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर का उच्चारण काल कितना है, तो एक मात्रा का। दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर जो होते हैं उसमें ये 4 और 3 7 वर्ण शामिल है। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अब ये 7 स्वर शामिल है। अब इनको दीर्घ स्वर क्यों कहा गया? दीर्घ स्वर इसलिए कहा गया है इनको क्योंकि मूल स्वर का उच्चारण एक मात्रा काल में होता है, लेकिन दीर्घ स्वर का उच्चारण 2 मात्रा काल, मतलब मूल स्वर से दुगने समय में दीर्घ स्वर का उच्चारण होता है, इसीलिए इनको दीर्घ स्वर कहा गया। अब ये दीर्घ स्वर के बाद ये जो पुरुष स्वर है इसका उच्चारण काल जो है वो 3 मात्रा काल है, मतलब दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय में पुरुष स्वर का उच्चारण जो है किया जाता है, और ये ऐसे 3 के आकार का या अंग्रेजी के यस का आकार का हमको जो देखने को मिलता है। तो ये 3 तरह के स्वर हैं। अब दीर्घ स्वर को भी हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, दीर्घ स्वर के बारे में थोड़ा से, और कि दीर्घ स्वर क्या है। जैसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की अगर हम बात करें, दीर्घ स्वर में हमने आपको बताया कि बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, लेकिन इसी में हमने दीर्घ स्वर में ही आपको बताया ए, ऐ, ओ, औ। तो 4 ये, 3 ये, 7। अब इनकी अगर हम बात करें तो इनको सजातीय स्वर भी कहते हैं, इनको हम सजातीय स्वर भी कहते हैं दीर्घ ही। इनकी अगर हम बात करें इनको विजातीय स्वर भी कहते हैं, विजातीय स्वर। तो आपने देखा होगा कि ये सजातीय स्वर और ये विजातीय स्वर। अब ये सजातीय क्यों है, इसकी जानकारी हम कर लेते हैं कि सजातीय भाई इनको क्यों बोला जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि बड़ा बराबर छोटा प्लस छोटा, मतलब 2 छोटा मिलके एक बड़ा का निर्माण करता है। इसी तरीके से बड़ी की अगर हम बात करें तो इसमें 2 छोटी ही शामिल होती है। इसी तरह से अगर हम बड़ाऊ की बात करें तो 2 छोटा ऊ मिलके बड़ाऊ बनता है। तो सजातीय इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक ही जाति के 2 वर्ण मिलकर दीर्घ वर्ण का निर्माण करते हैं। 2 छोटी मिलके एक बड़ी का निर्माण करती है, 2 छोटा ऊ मिलके एक बड़े ऊ का निर्माण करता है। तो मतलब एक ही तरह के 2 वर्ण मिलके एक दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इनको सजातीय स्वर।
अब इनको विजातीय क्यों क्यों बोला जाता है? मान लीजिए ए है, ए को अगर हम देखें तो इसमें छोटा प्लस ई शामिल है, तब ये ए का निर्माण हुआ है। आई की अगर हम बात करें, छोटा प्लस ए मिला हुआ है, तब आई का निर्माण हुआ है। ओ की अगर हम बात करें तो छोटा प्लस ओ मिला तो ओ हो गया। औ की अगर हम बात करें, छोटा प्लस ओ मिला, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ तो छोटा छोटा छोटा, लेकिन इधर वाले जो वर्ण हैं ये ई, ए, उ, ओ, तो ये अलग अलग वर्णों से इन अलग अलग दीर्घ वर्णों का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इनको विजातीय स्वर कहा जाता है। कारण यही है कि इनको हम इसीलिए विजातीय स्वर कहते हैं। अब इस पूरे की अगर हम बात करें, दीर्घ स्वर को एक नाम और दिया जाता है संधि स्वर। संधि स्वर, दीर्घ स्वर को एक नाम और दिया जाता है कि संधि स्वर। तो कहीं ऐसा ना हो कि पता चले दीर्घ स्वर ना देके संधि स्वर उसने पूछ लिया, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई संधि स्वर क्या है। तो इसीलिए दीर्घ स्वर को ही हम संधि स्वर का नाम भी देते हैं कि भाई यही संधि स्वर है। तो स्वरों के बारे में मेरे ख्याल से आप जान गए होंगे कि स्वर क्या है और कैसे कैसे इनका निर्माण होता है। तो मूल स्वर का उच्चारण का जो समय है वो 1 मात्रा काल, दीर्घ स्वर का उच्चारण का समय 2 मात्रा काल और पुलुत स्वर का उच्चारण का समय 3 मात्रा काल होता है। पुलुत स्वर यहीं पे देख लेते हैं। और इन स्वरों का एक नाम और भी है, ए, ऐ, ओ, औ, इनका एक नाम और है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, तो एक नाम में भी ध्यान रखिएगा कि ए, ऐ, ओ, औ को हम संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है इसके आगे। अयोगवा, अयोगवा के अंतर्गत अन और अ दो वर्ण आते हैं। अन और आ को अयोगवा के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है अयोगवा के नाम से? क्योंकि ये दोनों वर्ण न तो स्वर है और न तो व्यंजन है। अयोगवा वाले ये अन और आ दो स्वर, दो वर्ण जो हैं ये ना तो स्वर है और ना तो व्यंजन है। भाई इनका उच्चारण आप करके देख लीजिए, अन आ भी आ रहा है, ना भी आ रहा है और नाक से आवाज निकल रही है। आह तो आ भी आ रहा है, हा भी आ रहा है, अह बोल के देखिए। तो इसलिए ये ना तो स्वर है और ना तो व्यंजन है, और इसलिए इनको अयोगवा नाम दिया गया है। इसीलिए इनको
अयोगवा नाम दिया भी गया है। और इनकी स्वरों में गिनती नहीं होती है, इनकी स्वरों में गिनती होती नहीं है। और इस अन्न अन्न को अनुस्वार के नाम से भी जानते हैं, इस अन्न को अनुस्वार के नाम से जानते हैं। और ये जो आह है इसको हम विसर्ग के नाम से जानते हैं, इसको हम विसर्ग के नाम से जानते हैं। और अन्न की जो मात्रा है ऐसे बन जाती है और ऐसे भी है। आह की जो मात्रा है ऐसे लग जाती है। तो इन दोनों का ज़्यादातर संस्कृत में ही प्रयोग होता है, लेकिन इसका हिंदी में भी प्रयोग होता है। तो अयोगवा आप समझ गए होंगे कि अयोगवा क्या है। तो अयोगवा अगर आपसे पूछा जाए तो अन्न और आह जो है ये अयोगवा के अंतर्गत आते हैं। इनकी स्वरों में गिनती जो है नहीं होती है। अब प्रश्न आता है कि जैसे अभी आपने देखा कि स्वर स्वर अभी आपने देखा कि भाई स्वर है। तो प्रश्न आता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है, यहां से प्रश्न आता है। तो स्वरों की संख्या आपकी 11 है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या हिंदी में कितना होती है तो वो आप 11 आप जानेंगे। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटऊ, बड़ऊ, री, ए, आए, ओ, औ। यहाँ से यहाँ तक अगर आप गिनेंगे तो कुल 11 स्वर आपके होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर प्रश्न आता है कि स्वरों की संख्या कितनी है तो आप वहाँ 11 आंसर देंगे। ज़्यादातर कुछ विद्वान स्वरों की संख्या को 10 ही मानते हैं, री को स्वर में शामिल नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिल सकता है तमाम बुकों में, लेकिन ऐसा माना नहीं गया है। स्वरों की संख्या अभी तक जो परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं उसमें 11 स्वर को ही मान्यता मिली है। तो स्वरों की संख्या 11। बाकी हिंदी की बात अगर हम करें हिंदी में कि हिंदी वर्ण कितने होते हैं तो 52 वर्ण हिंदी में जो वर्ण होते हैं वो 52 वर्ण होते हैं। और उन 52 वर्णों के बारे में आगे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि भाई स्वर क्या है। कोई आपसे कहे कि भाई स्वर किसे कहेंगे तो ऐसे वर्ण जो अपने आप में स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं, ऐसे वर्ण जो अपने आप ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित
उच्चारित किए जाते हैं स्वर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। भाई अगर आप स्वर का उच्चारण करेंगे तो उसमें ऐसा नहीं है आप उसमें व्यंजन को शामिल करेंगे, वो अपने आप में पूरी तरह स्वतंत्र रूप से उच्चरित होंगे। मान लीजिए अ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। तो इनके उच्चारण में किसी और अक्षर की या और वर्णों की हमको जरूरत नहीं पड़ती है, ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। इसीलिए इनको कहा गया है कि ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं स्वर कहलाते हैं। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो बस इतनी ही, और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो 1-2 बार 3 बार इस वीडियो को आप देखिए, आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। धन्यवाद।